वेलकम टू जोग्राफिया। अब इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्वांटिटी रिवोल्यूशन। तो आफ्टर एरियल डिफ्रेंसिएशन क्वांटिटी रिवोल्यूशन आता है। क्वांटिटी रिवोल्यूशन लगभग 1950 से 60 के दशक में आता है और इसने क्या किया, एरियल डिफ्रेंसिएशन जो एक हिडोग्राफिक स्टडी थी जोग्राफी की, उसको रिप्लेस किया एक नोमोथेटिक अप्रोच के द्वारा, जिसमें मेन फोकस किया गया कि मॉडल्स बनाया जाए स्पेशल स्ट्रक्चर और फिनोमेना के बारे में। ज्योग्राफी जो थी वो एक स्पेशल साइंस के फॉर्म में इमर्ज होना स्टार्ट हो गई और मेन फोकस ज्योग्राफी का क्या हुआ, स्पेशल एनालिसिस ऑफ फिनोमेना। और इसमें क्या जो मेथोडोलॉजी थी उसमें काफ़ी चेंज आया और जो मेथोडोलॉजी थी उसने स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करना चालू कर दिया। तो इस टाइम में क्या हुआ कि जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी में क्या सिग्निफिकेंट चेंज आया, जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी थी उसका नेचर कैसा था, डिस्क्रिप्टिव था और डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेना ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस जो फिनोमेना है उनका बस मेरा डिस्क्रिप्शन हुआ करता था, वही था। अब इसने क्या किया, इसने एक्यूरेट सिस्टमैटिक रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरिएशन, इनकी स्टडी करने पे फोकस करना चालू कर दिया। तो कहाँ से डिस्क्रिप्शन के से एक्सप्लेनेशन की तरफ इन्होंने शिफ्ट किया और साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन हो ये क्रिएट हो, सिस्टमैटिक हो, रेशनल हो और एक मतलब कि सिंपली एक मॉडल यूनिवर्सल कंसेप्ट की तरफ मूव करने की बात की गई। द चेंजेस इन द मेथड एंड टेक्निक यूज टू एक्सप्लेन द जोग्राफिकल फिनोमेना। और ये जो टेक्निक और मेथड में चेंजेस किए गए, इसका मेन मकसद था कि जोग्राफिकल फिनोमेना को भी अब एक्सप्लेन किया जाए। अभी तक जो जोग्राफिकल फिनोमेना हुआ करते थे उनके मेयर मैनिफेस्टेशन को या उनके पैटर्न को, केवल जो उनका एक्सप्रेशन है उसको किया जाता था। अब जोग्राफिकल फिनोमेना क्या है उसके प्रोसेस, द वेरी प्रोसेस को भी स्टडी करना ज्योग्राफी का पार्ट बन गया। तो बैकग्राउंड देखें तो है, अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो क्वांटिटी रिवोल्यूशन का जो बैकग्राउंड है, तो क्वांटिटी रिवोल्यूशन सबसे पहले नेचुरल साइंटिस्ट थे या नेचुरल साइंस में आया था। और नेचुरल साइंस में स्पेशली फिजिक्स वाले फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस ने पहले क्वांटिटी टेक्निक्स का यूज़ करना चालू किया। बाद में इसको फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजी में जो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1960s में ये सोशल साइंस में भी यूज़ में आती है काफ़ी हैविली, जैसे कि हैविली इसका इंट्रोडक्शन किया गया इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, और थोड़ा बहुत यूज किया गया इनको एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये लीस्ट अफेक्टेड थे इस क्वांटिटी रिवोल्यूशन से। तो क्वांटिटी रिवोल्यूशन का मकसद क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जिसके पर्पस से आया था। जो क्वांटिटी रिवोल्यूशन थे कई ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो ज्योग्राफी या सब्जेक्ट का नरेटिव कैरेक्टर है उसको चेंज करना है, कि बहुत नरेटिव थी, बहुत डिस्क्रिप्टिव था, उसको क्या बनाना है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना है, जो एनालिटिकल बनाना है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्यूरेट और साइंटिफिक स्टडी करना है। तो जो वेरिएबल जस्टिफिकेशन, वेरिएबिलिटी, एम्पिरिसिस्ट, इन तरीकों को अडॉप्ट करते हुए ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करना है और फिर एक्सप्लेन करना है और इंटरप्रेट करना था जो स्पेशल पैटर्न थे ज्योग्राफिकल फिनोमेना का, एक लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव मैनर में। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका था कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ किया जाए ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस में, और फिर ज्योग्राफी के एक्सप्लेनेशंस में जो एक्सप्लेनेशंस हों उनको एक एक्यूरेट सिस्टम स्टेटमेंट्स या जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाए। और पांचवा जो ऑब्जेक्टिव था कि एक साउंड फिलोसॉफिकल बैक एंड थ्योरेटिकल बेस दिया जाए ज्योग्राफी को, ताकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के फॉर्म में इमर्ज हो सके। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन ऑब्जेक्टिव्स के फलस्वरूप क्या हुआ कि ढेर सारी डाइकॉटमीज इमर्ज हुई। ताकि अभी तो ट्रेडिशनल अप्रोच चला रहा था, रीजनल ज्योग्राफी डोमिनेटेड अप्रोच चला रहा था, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं न्यू डिटर्मिनिज्म का सिग्निफिकेंस था। न्यू डिटर्मिनिज्म जो था उसका इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म अब आगे और डोमिनेट करने लगा। तो जो डिटर्मिनिस्टिक फेज था ज्योग्राफी में, तो एक थोड़ा ब्रीफ में ज्योग्राफी का डिटर्मिनिस्टिक फेज क्या था। तो अगर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो अगर एक लीनियर टाइम लाइन है, पहले क्या होता है लगभग अर्ली 20th सेंचुरी तक तो ज्योग्राफी में बड़ा डिटर्मिनिज्म मिलता है। तो 3 टाइप के डिटर्मिनिज्म मिलते हैं। एक इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो किसी प्रभावित था डार्विनिज्म से, और फिर दूसरा सोशल डिटर्मिनिज्म जो हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के कंसेप्ट को सोशोलॉजी में यूज़ करके सोशल डार्विनिज्म बनाया। और फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म और फिर जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स आई, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया। तो इनके बेसिस से पहले लॉज बनाए जाया करते थे। तो ये जो डिटर्मिनिज्म का फेज था, ये भी एक फेज ऑफ लॉ मेकिंग था। और इस फेज ऑफ लॉ मेकिंग ने क्या किया, इनिशिएशन किया था लॉ मेकिंग की। तो इस तरीके से काफ़ी चेंजेज आए। और फिर अब तो था, फिर बाद में आगे
चेंज आया कि जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था उसका पोर्शन वो काफ़ी डोमिनेट करता है क्वांटिटी रिवोल्यूशन में। तो सिंपली आगे देखते हैं कि जो नंबर ऑफ डाइकोटमीज क्रिएट की गई। डाइकोटमी क्या था, जैसे इंस्ट्रूमेंट एंड डायरेक्ट सेंस डाटा। तो अब डाटा किस प्रकार का हो, एक इंस्ट्रूमेंट डाटा, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, या फिर डायरेक्ट सेंस डाटा को यूज़ किया जाए। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एक रेशनल एनालिसिस है कि एक इंट्यूटिव परसेप्शन है, इसमें एक डिबेट स्टार्ट हो गया। फिर ज्योग्राफी की स्टडी में कोल्ड साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट ऑफ लैब यूज किया जाए या फिर एक डिस्क्रीट केसेस की स्टडी किया जाए, वो पूरा एक स्टडी किया जाए या फिर डिस्क्रीट केस वाइज स्टडी किया जाए, एक नॉमेथेटिक अप्रोच में स्टडी किया जाए या इडियोग्राफिक अप्रोच में स्टडी किया जाए। तो इससे ढेर सारी डाइकोटमीज क्रिएट हुई। अच्छा, क्वांटिटी रिवोल्यूशन कुछ एजम्पशंस थे। एजम्पशंस क्या थे कि आदमी एक रेशनल इकोनॉमिक बीइंग है और आदमी के पास इनडिफरेंट नॉलेज है स्पेस के अबाउट, और स्पेस एक आइसोट्रॉफिक है कि माउंटेन प्लेटू प्लेन नहीं है, हर चीज़ एकदम प्लेन है, और फिर कोई प्लेस नहीं दिया गया नॉर्मेटिव और वैल्यू जजमेंट को, चीज़ें बड़ा रेशनलिस्टिक और पॉजिटिविस्ट वे में देखी गई। ये एजम्पशंस थे। अब बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे डेवलप हुआ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ने फोकस किया। तो सिंपली क्या है कि कॉजुअलिटी, ये कॉजुअल रिलेशनशिप की बात, डिटर्मिनिज्म जो है कॉजुअल रिलेशनशिप की बात करता है। तो डिटर्मिनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये बात करता है कि जो एक्सप्रेशंस है या कोई जो पैटर्न है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ डीप स्ट्रक्चर। तो जो डीप स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है पैटर्न को कि क्या चीज़ जो दिखाई देती है। तो जो वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट फिनोमिना प्रोसेस या पैटर्न या जो फैक्ट प्रोसेस एंड फिनोमिना में जो वेरिएशंस होते हैं, उसके पीछे एक अंडरलाइंग फैक्टर होता है जो उसको डिटरमाइन करता है। तो मतलब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं, और जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है वो कैसा इन्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो सकता है, सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है, या इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है। तो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में 3 डिटर्मिनिज्म स्टार्ट हुए थे, डोमिनेट कर रहे थे लैंडस्केप को, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को। एक डार्विन से जो स्टार्ट हुआ था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और उसको बाद में आगे लीड किया जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा था सोशल डिटर्मिनिज्म, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर लीड कर रहे थे। और थर्ड जो चल रहा था वो था इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और उसके काउंटर में जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स लिखेगी उसके बेसिस पे। और जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और सोशल डिटर्मिनिज्म, इनको मिलाकर रेडिकल और न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया। तो इन तीनों चीज़ों ने कहीं इनिशियल फाउंडेशन ले डाउन किया था लॉ बिल्डिंग की। लॉ का जो कंसेप्शन था वो कोई क्वांटिटी रिवोल्यूशन के बाद लॉ या मॉडल्स या थ्योरीज बनना नहीं चालू हुए, रादर एक रूडिमेंट्री फॉर्म में वो पहले भी बना करते थे। इन्हें प्री क्वांटिफायर्स बोला जाता है कि ज्योग्राफी में पहले भी प्री एग्जिस्टिंग क्वांटिफायर्स हुआ करते थे। जैसे कि जो इनिशियल इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड थ्योरीज बनाई गई, लोकेशनल थ्योरीज वीबर की हो गई, वान की हो गई, या क्रिस्टॉलर की लोकेशनल थ्योरी हो गई। तो ये सब थ्योरीज इनिशियल फेज में बनी थी, क्वांटिटी रिवोल्यूशन से पहले बन गई थी। और क्वांटिटी रिवोल्यूशन ने क्या किया, जो लॉ फॉर्मेशन में इसमें और ज़्यादा एडवांस वर्जन के स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए, मैथमेटिकल्स इक्वेशंस यूज़ किया और उसको और ज़्यादा शार्पन किया। तो इस तरीके से जो डिटर्मिनिज्म था, इसने इनिशियल फाउंडेशन प्रोवाइड किया था लॉ बिल्डिंग के प्रीमाइसेस को। तो एक रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ लॉ बिल्डिंग हुआ करती थी। फिर आधा क्या होता है उसके बाद डिटर्मिनिज्म फेज का, तो लगभग 1940s और 14 के बाद क्या होता है कि स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार ज्योग्राफी में एक टाइप कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। और कंजर्वेटिज्म क्या था, उस कंजर्वेटिज्म ने ज्योग्राफी के डायमेंशन को डिटर्मिनिज्म से किधर शिफ्ट कर दिया, पॉसिबिलिज्म की तरफ, और या फिर रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो पॉसिबिलिज्म में वाइडल लैब्लास आते हैं, उन्होंने माइक्रो लेवल रीजनल स्टडी की बात किया, और फिर बाद में एरियल डिफ्रेंसिएशन के वाइड काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट को हॉटसोन ने काफ़ी वाइड बनाया, काफ़ी उसकी पब्लिसिटी मिली। तो ये इंटरवार पीरियड के बीच में क्या देखा गया, इंटरवार पीरियड के बीच में तो काफ़ी एक कंजर्वेटिव ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही थी, ऑर्थोडॉक्स ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही थी। इसने क्या किया था कि जो एडवेंचरस थे, स्पेशली न्यू डार्विनिज्म की एडवेंचर इन फॉर्म ऑफ नाजी जर्मन का जो होलोकॉस्ट उसने कैरी आउट किया। तो जो ये उसका जो फाउंडेशन उसी टाइम में बन रहा था, उसको मॉडरेट करने के लिए ये डेवलप हो रहा था, एक काउंटर ज्योग्राफी के डिसिप्लिन मतलब कि नरेटिव डेवलप हो रहा था वाइडल लैब्लास के फ्रेंच जो स्कूल के फॉर्म में, और फिर हॉटसोन ने जो एरियल डिफ्रेंसिएशन दिया। तो
तो हार्सोनियन ऑर्थोडॉक्सी ने इधर डिफ्रेंसिएशन दिया, लेकिन बाद में क्या होता है कि आफ्टर दी वर्ल्ड वार क्या होता है कि इनका इसका क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो जाता है, और एकरमैन और साफर ने इनिशियल क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने हार्सोनियन ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने फोकस किया रिवाइवल एंड एम्पलीफिकेशन ऑफ दी प्री एग्जिस्टिंग क्वांटिफिकेशंस जो थे उनको फिर से रिवोगल किया। तो इस तरीके से क्वांटिटी रिवोल्यूशन जो था वो कब स्टार्ट होता है, 1940 के डिकेड में स्टार्ट होता है और 1950 और 60 तक क्या होता है अपने चरम पर पहुंच जाता है, कल्मिनेट कर जाता है। और फिर 1963 में बर्टन पे इस पर एक पेपर लिखते हैं। तो अगर हम लोग बिटवीन 1940 और 60s की बात करें तो एकरमैन ने क्या बोला, एकरमैन ने बोला कि दो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल असिस्टेंस वर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस इन द पास्ट। तो पास्ट में स्टैटिस्टिकल टूल्स ऐसा नहीं कि नहीं यूज हो रहे थे, वो यूज हो रहे थे, लेकिन रूडिमेंट्री फॉर्म के यूज हो रहे थे। तो उन्हें अर्ली क्वांटिफायर्स बोला जाया करता था, और जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के बेसिस पे लोकेशंस थ्योरी बन रही थी, या फिर जो सोशल डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को बेस बनाते हुए जो थ्योरीज बनाई जा रही थी या हाइपोथेसिस दिए जा रहे थे कि कैसे ह्यूमन का माइग्रेशन होता है, ह्यूमन के डिस्ट्रीब्यूशन में के पीछे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बेसिस जो कॉजुअलिटी के बेसिस पे जो थ्योरीज बनाई जा रही थी वो चल ही रही थी। तो ये सब प्री क्वांटिफायर्स थे, तो वही पास्ट में एग्जिस्ट किया करते थे। लेकिन जो नई डिसिप्लिन आई क्वांटिटी रिवोल्यूशन की, इसने क्या किया, इट मूव टुवर्ड मोर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो अब क्या हुआ कि जो ज्योग्राफी बिका, इट बिकेम इट कम्प्लीटली लॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद क्या होता है, हार्टसोन और सेफर की डिबेट स्टार्ट होता है। हार्टसोन बोले कि ज्योग्राफी क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी एक मेरा डिस्क्रिप्शन है, जो जोग्राफिकल प्रोसेस, जो जोग्राफिकल फिनोमेना का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जो वेरिएशन कारण जो डिफरेंशिएशंस होता है डिफरेंट रीजन में स्पेस का, उसकी स्टडी है। मेरा एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, ये बहुत फोकस नहीं करती। तो ये दो चीज़ पे एम्फेसाइज करती है। पहला एम्फेसाइज करती है कि डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ जोग्राफिकल फिनोमेना का डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न कैसा है, और दूसरा फोकस करती है कि जो ये पैटर्न हुआ है, पैटर्न के पीछे कॉजुअलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल अगर लिया जाए कि किसी रीजन में हाई टेम्परेचर है और रैनफॉल हाई हो रहा है, तो ये कॉजुअलिटी है। तो इनकी स्टडी ये थी कि रैनफॉल के पैटर्न में कैसा वेरिएशन आ रहा है, इसकी स्टडी करना, मीन्स स्टडी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना, ये स्टडी करना था। और दूसरा चीज़ का था कि काजुअल इंटररिलेशनशिप ऑफ फिनोमेना का जो काजुअल रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करना था, कैसे टेम्परेचर रैनफॉल को इन्फ्लुएंस करता है, इस कारण टेम्परेचर कहीं पर रैनफॉल ज़्यादा है, कहीं पर रैनफॉल कम है। स्टडी नहीं करना था किसके पीछे थर्मोडायनामिक क्या है, पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, डेवलप होता है, रैनफॉल कैसे होती है, इन सब की स्टडी नहीं करना था। सिंपल क्या है, काजुअल रिलेशनशिप क्या है उसकी स्टडी करना, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएशन जो मिल रहा है उसकी स्टडी करना था। तो इस तरीके से ज्योग्राफी को उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी एक इडियोग्राफिक अप्रोच है। ज्योग्राफी में क्या हुआ कि डिफरेंट रीजन में वेरिएशंस पाए जाते हैं और स्पेस में वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन के बेसिस पे क्या होता है, डिफरेंट रीजन में पेकुलरिटी होती है, यूनिकनेस होती है, और होमोजेनिटी के बेसिस पे डिफरेंट पूरे स्पेस को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट में जो होमोजेनिटी होती है उसके बेसिस पे स्पेस को कई रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो बेसिस है ज्योग्राफी का वो रीजनल ज्योग्राफी होना चाहिए, और एक इडियोग्राफिक फैशन में केवल मेरा डिस्क्रिप्शन हो, बहुत ज़्यादा उसमें एनालिटिकल टूल्स या मॉडल बिल्डिंग ना किया जाए। लेकिन सेफर बोले कि नहीं, ऐसा नहीं। सेफर का ये कहना था कि जो ज्योग्राफी भी अदर साइंसेस की भांति ये भी एक सिस्टमैटिक स्टडी करती है जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कोई जो फिनोमेना है, कोई एक इंडिविजुअल फिनोमेना की बात की जाए, कोई एक इंडिविजुअल फिनोमेना है, उसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो पैटर्न भी तो अपने आप में सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है, सिस्टमैटिक स्टडी है, साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी है। इस तरीके अदर साइंसेस जैसे स्टडी करते हैं कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज हुई, उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। वैसे कोई फिनोमेना का जो पैटर्न है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पीछे भी एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो पैटर्न और प्रोसेस की सिस्टमैटिक स्टडी करना ये ज्योग्राफी का पार्ट है, और ज्योग्राफी इसलिए क्या है, सिस्टमैटिक साइंस है। तो इस तरीके से उन्होंने एम्फेसाइज किया। तो इस तरीके से ज्योग्राफी को ये बताया गया, ज्योग्राफी एक सिस्टमैटिक साइंस है, और उनका नहीं करना था कि ये इडियोग्राफिक रखिए। तो इन्होंने फोकस किया कि ये इडियोग्राफिक है, और इन्होंने बोला कि नहीं, नोमोथेटिक अप्रोच में अब ज्योग्राफी में लॉ बनाए जा सकते हैं। ज्योग्राफी
में जनरलाइजेशन किया जा सकता है, ज्योग्राफी के कंसेप्ट को जनरलाइज किया जा सकता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, लॉज बनाए जा सकते हैं, थ्योरी हाइपोथेसिस, जो कुछ भी उस टाइम के नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस बना रहे थे, थ्योरी बिल्डिंग नेचुरल साइंस में जो मॉडल्स बनाए जा रहे थे, इन सबको ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इनका ये मानना था। मानते रहो भाई। तो मानते मानते क्या हुआ कि आगे फिर स्पेड भी आया। स्पेड ने एक बुक लिखी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ज्योग्राफी। उन्होंने वो बहुत स्केप्टिकल थे कि ज्योग्राफी में जो इंट्रोडक्शन किया जा रहा है क्वांटिफिकेशन का, वो ठीक ठाक नहीं है। फिर बाद में मल्टीवेरिएट एनालिसिस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, पाई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड स्कोर, फलाना ढिकाना, जितना स्टैटिस्टिकल टूल था सब झोंक दिया गया ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी नहीं हो गई, रॉकेट साइंस बन गई। तो इस तरीके से चेंज हुआ। फिर पाथ देखते हैं क्वांटिटी रिवोल्यूशन का ज्योग्राफी डिसिप्लिन में पाथ क्या था। तो जो अर्लियर थेरीज थी वो तो थेरी थी, लेकिन क्वांटिटी रिवोल्यूशन के बाद जो सिग्निफिकेंट चेंज आया, उस सिग्निफिकेंट चेंज में न्यूमैन और मॉर्गनस्टर्न की थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर ये थी। इसने क्या किया, इसने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी कि इंडस्ट्रियल को कैसे लोकेट किया जाए कि ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। यानी रेशनल मैन का हाइपोथेसिस है कि रेशनल इकोनॉमिक मैन की हाइपोथेसिस है कि हाँ वो है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, इस पर किया। फिर वेरियन का इन्होंने साइबरनेटिक्स दिया, कैसे कि अर्थ एक तो सिस्टम अप्रोच अडॉप्ट किया गया, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी किया जाएगा। फिर जिफ ने लिखा ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट एफर्ट बुक लिखा, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमन माइग्रेशन होता है और कैसे बैरियर्स होते हैं, माइग्रेशंस में बैरियर्स होते हैं, इन सब की स्टडी किया है इन्होंने। फिर स्टीवार्ट ने एम्पिरिकल स्टडी किया और डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन्होंने स्टीवार्ट ने इनिशिएशन डाला किसका, जो ग्रेविटी मॉडल था, ग्रेविटी मॉडल और लीस्ट एफर्ट का थ्योरी को यूज़ करते हुए कैसे रिटार्डेशन होता है, कैसे डिफ्यूजन होता है, इन सब की स्टडी किया और काफ़ी ज़्यादा एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया कि पॉपुलेशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कहाँ पर कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। ग्रेविटी मॉडल को सिंपली यूज़ किया इन्होंने। फिर स्टॉलर ने अटैक किया डिवीजन एक्सप्लेनेटरी मॉडल को, और इन्होंने गिलबर्ट के डायनेमिक क्वालिटेटिव सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। फिर जेपी कोल ने एक बुक लिखी थी मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी। तो उन्होंने बताया कि कैसे ज्योग्राफी में मैथमेटिक्स का यूज़ किया जा रहा है और कैसे उसको एक नई ऊंचाई पर पहुँची। फिर सॉदली एंड हैगेट ने लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी दी, मॉडल्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी दिया। अच्छा, ढेर सारे मॉडल्स पे किताब इन्होंने लिखा है। फिर मॉडल हो गए, मॉडल ने किताब लिखा था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी रिवोल्यूशन ने क्या किया, या फिर बोल सकते हैं जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच आया, तो क्वांटिटी रिवोल्यूशन या स्पेशल साइंस अप्रोच ने क्या किया, जो सोसाइटी था उसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन किया। तो किसी चीज़ का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट मीन्स कि स्पेस का अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है कि स्पेशल साइंस में क्या किया गया कि प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, लीस्ट डिस्टेंट रूट मिनिमाइजेशन, वैल्यूम मैक्सिमाइजेशन, एरिया मैक्सिमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन, इन सब पे फोकस किया गया। तो जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में एक अपार्टमेंट कौन बने कि वहाँ पर चीज़ें जो सर्विस हो बहुत फास्ट हो सके और मैक्सिमम सर्विस डिलीवरी किया जा सके। तो इन सब डायमेंशन को, इकोनॉमिक डायमेंशन को कंसीडर करते हुए सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटीज़ क्या होंगी, अर्बन सोसाइटीज़ डेवलप किया जाए। फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी हो, अपार्टमेंट का सिस्टम क्या हो, सीवेज सिस्टम कैसे हो, कैसे चीज़ों को एक बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से और वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज किया जाए। तो सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे जब ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी आता है तो इसका रिवर्सल होता है। तो अब क्या हुआ कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस होना स्टार्ट हो गया। तो स्पेस का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अब स्पेस क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी हो गई, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी हो गई, ना कि मेयर। यहाँ पर सोसाइटी को एक स्पेस कंसिडर किया जा रहा है। मोरल का जो ये था कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी को मेयर एक स्पेस कंसिडर किया जाने लगा। मीन्स उसमें उसके नॉर्मेटिव कंसेप्ट को इरोड कर दिया गया और केवल स्पेस के बेसिस पे ट्रीट किया जा रहा है कि यहाँ पर कम्यूटर जोन होगा, रेजिडेंशियल जोन होगा, यहाँ पर लो इनकम ग्रुप होगा, यहाँ पर हाई इनकम ग्रुप होगा। तो जो थेरीज बनने लगी वो अब अर्बन लोकेशन थेरी हो गई, या फिर मॉर्फोलॉजिकल थेरी, अर्बन मॉर्फोलॉजी की जो थेरी हो गई। तो इस तरीके से होने लगा। हागरस्टैंड ने इनोवेटिव वेब थ्योरी दी, कैसे कि नॉलेज का डिफ्यूजन होता है, टाइम प्रोस्पेक्टिव को रखा इन्होंने। बंग ने थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखा, इजार्ड ने रीजनल साइंस लिखा, और हार्वे ने बताया कि कितने टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया और डिडक्टिव एक्सप्लेनेशन हो गया, इंडक्टिव एक्सप्लेनेशन होगा, कि ज्योग्राफी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये सब चलते ही रहा। तो जब ये सब चलने के साथ साथ क्या क्वांटिटी रिवोल्यूशन में
क्या ये इकोनॉमिक और ह्यूमन जोग्राफी को इन्फ्लुएंस किया। तो शुरुआत में क्या होता है, एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है, एक स्ट्रगल चल रहा था हार्टसोनियन और जो हमको दिखाई देता है हार्टसन और शेफर के डिबेट में। बाद में पॉसिबिलिस्ट ने भी बोला कि जो क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है ज्योग्राफी में, वो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ मैन के अगेंस्ट है, क्योंकि जो आदमी इंडिपेंडेंट है वो इकोनॉमी इज रन बाई ह्यूमन को रन नहीं करते हैं इकोनॉमीज। तो कहा कि बड़ा पॉसिबिलिस्ट थे, जो पॉसिबिलिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन इज़ इंडिपेंडेंट है, वो एक्टिव एजेंसी है, उसके पास एजेंसी होता है, अवेयरनेस होता है और अपना इन्वायरमेंट खुद क्रिएट करता है। तो इस तरीके से जो था ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को बहुत ज़्यादा अध्यारोपित किया और इसने क्या किया, ह्यूमन के इंडिपेंडेंस की एजेंसी को इरोड किया और साथ ही साथ जो एक अनसर्टेन बिहेवियर होता है ह्यूमन को, इन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया कि आदमी इसी एक रेशनल एक्सपेक्टेशन की बात किया जाए कि एक्सपेक्ट किया जाए कि आदमी ऐसे ही बिहेव करता रहेगा, उसका यही बिहेवियर का नेचर होगा। तो सब किया गया। यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन पॉजिटिव मैनर इन ह्यूमन जोग्राफी में काफ़ी किया गया। इससे क्या हुआ कि जब स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए गए तो ढेर सारे डिबेट्स, मतलब कि आर्गुमेंटेशन हुआ डिफरेंट स्कॉलर्स के बीच में, जैसे गैरिसन और नेल्सन के बीच में कि जो सर्विस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिटी का कैसे किया जाए, उनका अपना आर्गूमेंट था, इनका अपना आर्गूमेंट था। फिर जोग्राफी में जो क्वान्टिफिकेशन किया जाए उसका नेचर कैसा हो, रेनॉल्ड और गैरिसन के बीच में इसमें डिबेट था। फिर इकोनॉमिक जोग्राफी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, इसमें स्पेट और बेरी के बीच में आर्गूमेंट हुआ। फिर जोबलर और मैकी के बीच में कि वो क्या काई स्क्वायर टेस्ट है वो रीजनल जोग्राफी के टूल्स में यूज किए जाएँ कि ना किए जाएँ। फिर लुकरमैन और बेरी का डिबेट था कि जो जोग्राफिक इकोनॉमिक जोग्राफी होती है वो क्या होती है। तो इस तरीके से ढेर सारे डिबेट राइज हुए। अब देखते हैं कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हैं। तो मेरिट क्या है कि ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल रेडली वेरीफाइबल टेक्निक पे बेस्ड एक साइंटिफिक स्टडी है जोग्राफी का। तो ये इसका एक मेरिट है। दूसरा मेरिट क्या है कि हेल्प करता है एस्टिमेशन, इंटरपोलेशन, सिमुलेशन ऑफ डाटा, जिससे क्या होता है कि इट इज़ इजी टू फोरकास्ट या प्रेडिक्ट करना इजी हो जाता है किसी भी नेचुरल फिनोमिना या सोशल फिनोमिना का। जैसे कि आगे पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन के रेट को कंसीडर करते हुए आगे पॉपुलेशन क्या होगी उसका प्रोजेक्शन किया जा सकता है, या फिर साइक्लोन की इंटेंसिटी कितनी होगी उसको प्रोजेक्शन किया जा सकता है। और काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंडेबल थेरीज और मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। और इसमें काफ़ी लिंग्विस्टिक इकोनॉमी थी और प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी और क्लैरिटी, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है। फिर फ्री फ्रॉम बायस, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, नॉर्मेटिव कंसेप्ट नहीं है, तो हर कोई अपना खींचातानी नहीं, एक बिरेफ्ट फैक्ट के फॉर्म में, फैक्ट ऑफ द फैक्ट नॉट इमोशनल फैक्ट। तो ये एकदम पेयर फैक्ट हैं। अब उसका अरेंजमेंट अनबायस अरेंजमेंट किया गया इसमें। और फिर एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच था। इसकी डिमेरिट क्या है, इस फिलॉसफी ने पॉजिटिविज्म को तो एकदम सिर पर चढ़ा दिया और जिससे कि कहाँ क्या होगी, स्पेशल साइंस से स्टार्ट हो गया। और स्पेशल साइंस ने क्या किया, पूरे सब्जेक्टिविटी को ज्योमेट्री में बदल दिया। तो ह्यूमन सब्जेक्टिविटी कुछ नहीं, सब चीज़ स्पेस और ज्योमेट्री है, हर चीज़ स्पेस है, लैंड है, टेरिटरी है, उसमें कोई नॉर्मेटिव कंसेप्ट नहीं रह गया। जो एम्पिरिकल डाटा है उसने पूरे नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को तो आग में फेंक दिया। फिर क्या होगी, थर्ड जो डिमेरिट है, इसने क्या किया, लोकेशनल एनालिसिस को, हर चीज़ लोकेशन, एक सिटी से दूसरे सिटी में डिफरेंस डिस्टेंस में मिनिमाइज किया जाए। लोकेशनल एनालिसिस में क्या होगा कि रॉ मटेरियल की सप्लाई कितना पास में हो, मार्केट कितना पास में हो, मार्केट से कंजप्टिव डिमांड कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम है। तो इस चीज़ों को पॉइंट, लाइन, डायग्राम के फॉर्म में एनालाइज किया जाने लगा। और ये क्या स्पेस का ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि सोसाइटीज़ को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, कि बड़ी बड़ी स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग बनाया जाए और सिटी के पास ही अपार्टमेंट बना दिया जाए ताकि वहाँ पर लोग को ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रेवल करना पड़े। और डिस्टेंस दूरी कम करने के लिए, रिलेटिव डिस्टेंस दूर करने के लिए हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएँ और एब्सोल्यूट डिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए अच्छे से ट्रांसपोर्ट, सीधे ट्रांसपोर्ट बनाया जाए। तो ये सब किए जाने लगा। तो इसने क्या किया, कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया सिंपली, और इसने ह्यूमन और एनवायरनमेंट को, लेबर और एनवायरनमेंट का भयानक एक्सप्लॉयटेशन किया। फिर इसने क्या कि मैकेनाइजेशन को सपोर्ट किया, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और फिर आगे यही सब जो आगे क्राइसिस के फॉर्म में 1960s और 70s में जब रेडिकल ज्योग्राफी के फॉर्म में इमर्ज होकर आती है। और जो इनके जो फालतू के एजम्पशंस थे ना कि ह्यूमन जो है एक रेशनल ह्यूमन बीइंग है, का सब बेकार है। वोल्पर्ट ने बोला, उन्होंने स्टडी किया कि आदमी, बताओ कि हर साल फ्लड आती है लेकिन फिर फ्लड जोन में आदमी रहते हैं, वो क्यों फ्लड जोन में रहते हैं, मरना चाहते हैं? नहीं,
वो चाहते तो वो खुद क्या कहते हैं आगे जाके एक अच्छी स्पेस में रहते हैं जहाँ कभी फ्लड नहीं आती है, लेकिन उनका उसके साथ एक बड़ा इमोशनल लिंक हो गया है कि हम तो यार हमारी घर, हमारा लिगेसी, हमारी हिस्ट्री पूरी यहीं से बिलोंग करती है, हम तो यहीं रहेंगे, फ्लड आएगा तो अपना अरेंजमेंट देख लेंगे, फिर आगे यहीं बसेंगे। तो वुलपर्ट ने एक फ्लड की स्टडी की और बताया कि ह्यूमन मैक्सिमाइजर नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर नहीं है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर नहीं है, ज़्यादा एक सेटिस्फायर है, अपना बस संतुष्टि लेना चाहता है। और सीमन ने बोला कि रेशनैलिटी बाउंडेड रेशनैलिटी होती है, रेशनैलिटी कोई ओपन एंडेड रेशनैलिटी कोई चीज़ नहीं होती है, रेशनैलिटी का भी एक लिमिटेशन होता है कि हर चीज़ रेशनल डिसीजन पे नहीं होता है। आदमी चलता है हमेशा जाकर कैलकुलेशन नहीं करता है, कोई चीज़ खरीदने गया है कि हाँ इसमें इतना सरप्लस हो रहा है, इतना प्रॉफिट मार्जिन, इतना फलाना ठिकाना, नहीं, पैसा फेंका, तमाशा देखा। फिर इनडिफिनिट नॉलेज भी एक फॉल्सली है, हर चीज़ नॉलेज नहीं होता है कि कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई हाई लेवल पे है, अच्छी प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है कि कैसे एक इंडस्ट्री रन किया जाए, एक बिजनेस कॉर्पोरेट कैसे चलाया जाए। और जो गाँव का गरीब है, गंवार है, उसको कुछ नहीं आता है, नॉलेज उसको नहीं मालूम है। तो और फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक ने क्या किया, उसने पीपल को तो पैसिव बना दिया, कहा पीपल कुछ नहीं होते हैं, दे आर जस्ट पॉइंट। हाँ, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ इंटरेक्शन की बात किया गया, इंटरेक्शन बिकेम मोर पावरफुल देन द आदमी। तो इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इंटरेक्शन बिकेम मोर पावरफुल देन द आदमी। तो मेन फोकस किया गया है स्पेशल ज्योग्राफी में इंटरेक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इंटरेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, इंटरेक्शन का कैसे बेनिफिट लिया जाए। आदमी तो पैसिव बन गया, तो जो मेन चीज़ बनी इट बिकम इकोनॉमी बिकम मोर। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का बड़ा अच्छा प्रभाव रहा। सिंस एक चीज़ है कि और याद रखना है कि जो मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया, स्पेशल साइंस जो अप्रोच आया, स्पेशल साइंस अप्रोच में नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स मार्जिनलिस्ट अप्रोच में यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन सब पे बहुत फोकस किया जाने लगा। और इकोनॉमिक में जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चीज़ों को ऐसे अरेंज किया जाए कि उसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज किया जाए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। और कोई प्रोड्यूसर साइड है तो वो उसका हमेशा मेन मकसद ये हुआ करता था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए। इसलिए जो सोशलिस्ट जो ये स्पेशल साइंस अप्रोच था ज्योग्राफी का, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इमरजेंस में आया। तो अगर हम लोग लिटरेचर इनका देखें तो जो पूरा लिटरेचर स्पेशल साइंस अप्रोच का आता है वो एंग्लो अमेरिकन स्कूल से आता है, या तो इंग्लैंड में या फिर अमेरिका, इन जगहों से इनमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया गया। आप रसिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, यहाँ से कुछ कंट्रीब्यूशंस नहीं आते। जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन स्पेशल साइंस अप्रोच में किए गए थे वो जहाँ पर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स अपने चरम में पहुँच गई। और स्पेशली वर्ल्ड वार के टाइम में न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स काफ़ी फ्लरिश हो रही थी, विद एक्सेप्शन ऑफ द कमिंग ऑफ द कीन्जियन इकोनॉमिक्स, जिसने एक बड़ा सोशलिस्टिक डायमेंशन प्रोवाइड किया। तो उसको भी अमेरिकन सोसाइटी ने कभी कीन्जियन इकोनॉमिक्स तो उसको अडॉप्ट नहीं किया। इसलिए अमेरिकन इकोनॉमी में हमेशा जो क्वान्टिफिकेशन, पॉजिटिविज्म, ये सोसाइटी का बड़ा पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक रही है अमेरिकन सोसाइटी के, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा स्पेशल साइंस अप्रोच आया। तो इस एपिसोड में इतना ही। क्वांटिटेटिव रिलेशन हम लोग देख लिए, उसके मेरिट डिमेरिट्स क्या थे।